दोस्तों आप में से बहुत से बच्चों का डाउट यही रहता है कि क्या अभी से शुरू करूंगा तो हो जाएगा सिलेक्शन आईबीपीएस एसओ के अंदर, राइट। तो उसी के बारे में हम आज का सेशन रहने वाले हैं, जिसके अंदर पूरी प्रैक्टिकल प्लान अपन देखने वाले हैं और कंप्लीट स्ट्रेटेजी कि कौन सी स्ट्रेटेजी आप फॉलो कर सकते हो अपने इस एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए, ठीक है। तो दोस्तों अभी भी समय हमारे पास है, अभी अप्रैल जस्ट स्टार्ट ही हुआ है, राइट। तो समय तो है अपने पास, राइट। तो देखिए जो बच्चे इंतजार कर रहे थे तो इंतजार करते करते यार देखो जनवरी निकल गया, फरवरी निकल गया, मार्च भी खत्म हो गया, नया फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट हो चुका है, अप्रैल अपना स्टार्ट हो चुका है, लेकिन अभी भी समय है। बोलते ना जब जागो तब सवेरा, राइट। और एक बड़ी अच्छी बात कही जाती है दोस्तों कि स्टार्टिंग अर्ली इज द फर्स्ट स्टेप टू अचीव योर ड्रीम्स, है ना। सीधी बात है यार कि जितना जल्दी आप स्टार्ट कर लोगे प्रिपरेशन अपनी, जितनी जल्दी अपनी तैयारी शुरू कर दोगे, उतना ज्यादा आप लोग क्लोज होते चले जाओगे अपने ड्रीम्स की, अपने मंजिल की तरफ पहुंचते चले जाओगे, है ना। देखो आईबीपीएस ने जब अपना कैलेंडर रिलीज किया था तो उसने डेट तो ऑलरेडी आपको बता दी थी कि भाई आपका प्रीलिम्स का और मेंस का एग्जामिनेशन कब होने वाला है। जैसे हम लोग अगर अपने स्पेशलिस्ट ऑफिसर के एग्जाम को देखें तो 29 अगस्त को आपका फेज 1 का एग्जामिनेशन है, प्रीलिम्स का आपका एग्जामिनेशन है ना। और मेंस के एग्जामिनेशन की अगर बात कर लें तो 1 नवंबर को आपका मेंस का एग्जामिनेशन लगा हुआ है। मतलब दोनों की डेट आपके पास फिक्स्ड है कि भैया प्रीलिम्स का कब होगा, मेंस का कब होगा। बस हमें अपनी प्रिपरेशन करनी है, राइट। और धीरे धीरे करते करते इतने समय अपना निकल चुका है और अब आ चुका है अप्रैल। लेकिन अगर अभी भी सोचते रहोगे आप लोग तो अप्रैल भी निकल जाएगा, फिर मई आ जाएगा, वो भी निकल गया, फिर धीरे धीरे करके एग्जाम वाला मंथ आ जाएगा धीरे धीरे करके, है ना। ठीक है, तो हमें क्या करना है, अपनी प्रैक्टिकल अप्रोच फॉलो करनी है। और बिल्कुल यार देखो पॉसिबल है कि आप लोग अगर सही स्ट्रेटेजी के साथ में, राइट रिसोर्सेज के साथ में अपनी प्रिपरेशन को आगे बढ़ाते चलोगे तो आपके सिलेक्शन के चांसेस मैक्सिमाइज होते हैं, राइट। अब देखो आईबीपीएस एसओ जो है ये मेनली अपने पास कितनी स्ट्रीम्स पर वैकेंसीज निकालता है आप सभी को पता होगा, ठीक है, कि 6 स्ट्रीम्स पर आपकी वैकेंसीज निकाली जाती है ना। और देखो एक बेसिक सी चीज है कि कोई भी एग्जाम हो आपके पास में, उसको क्रैक करने के लिए उसके सिंपल से 4 बेसिक्स पिलर होते हैं। अब 4 बेसिक पिलर में देखिए सबसे पहले आता है उस एग्जामिनेशन का सिलेबस। जो भी एग्जामिनेशन है उसका हमें सिलेबस सिंपल सा देखना है, जानना है उसका सिलेबस क्या होता है। उसके अलावा दोस्तों बात आती है हमारे पास किसकी, उसकी बात आती है बात हमारे पास पीवाईक्यूज की। हमने सिलेबस अच्छे से देख लिया कि सिलेबस क्या था, पीवाईक्यूज हमने समझ लिए कि हाँ यार इस एग्जामिनेशन में इस लेवल के पीवाईक्यूज हमारे पास बने हुए हैं, ठीक है। फिर हमें बनाना पड़ता है एक स्टडी प्लान, एक स्टडी प्रॉपर स्टडी प्लान। और उसके बाद आती है बात दोस्तों किसकी, राइट सोर्सेज की, राइट रिसोर्सेज की। तो ये बेसिक्स है ना, ये सिर्फ बेसिक्स पार्ट है सबके सब कि कोई एग्जाम अगर क्वालिफाई करना तो ये सारे के सारे पार्ट्स क्या बेसिक्स है जिन पर आपको काम करना जरूरी है ना। अब दोस्तों ये 6 स्ट्रीम्स आप लोगों की होती है जिस पर आईबीपीएस एसओ रिक्रूट करता है आप लोगों को। आईटी ऑफिसर है, एएफओ है, एग्रीकल्चर एंड फील्ड ऑफिसर, राजभाषा अधिकारी, लॉ ऑफिसर, एचआर एंड पर्सनल ऑफिसर, मार्केटिंग ऑफिसर। क्लियर है। अब देखो यहां पर हम लोग ये सब नहीं देखने वाले कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, इनका सिलेबस क्या है, एग्जाम पैटर्न क्या है ना, क्योंकि ये सब चीजों के बारे में ऑलरेडी कई सारे सेशंस बन चुके हैं। हम लोग सीधे मुद्दे की बात करेंगे। देखो यार सबसे पहली चीज आपके सामने अभी अगर देखें तो टाइम हमारे पास कौन कौन सा बचा। देखो अप्रैल अपना स्टार्ट हो चुका है, अप्रैल मई, मार्च अप्रैल मई, ठीक है, फिर जून, है ना, और फिर क्या आने वाला है अपना जुलाई, ठीक है। अगस्त में तो खैर अपना एग्जामिनेशन ही है तो अपन इसको रिजर्व करके छोड़ देते हैं थोड़ा सा। तो हमारे पास मोटे तौर पर देखा जाए तो 1 2 3 4 भी 4 महीने बचे हैं अपने पास। अभी कितने महीने बचे, 4 महीने बचे हैं। और धीरे धीरे करके टाइम तो कम होना ही होना आपके पास में, टाइम तो कम होना ही है ना। तो 4 मंथ बचे दोस्तों हमारे पास में। तो देखो सबसे पहला टारगेट आपका क्या रहना चाहिए ना, सबसे पहला टारगेट क्या रहना चाहिए, सबसे फर्स्ट टारगेट जो आएगा आपके पास में, जो बच्चे ऐसे हैं जो बिगिनर्स हैं, एकदम बेसिक से हैं, जिनको कुछ नहीं पता, फ्रेशर्स है बिल्कुल, ठीक है। क्योंकि देखो इस एग्जामिनेशन में कंपटीशन तो रहता है काफी सारा, क्योंकि वर्किंग बच्चे भी इसमें आते हैं, फ्रेशर्स के अलावा रिपीटर्स भी होते हैं इसके अंदर, है ना, जो लास्ट ईयर किसी ना किसी पार्ट पर अटक गए थे, मान लो मेंस के अंदर अटक गए या फिर इंटरव्यू के अंदर अटक गए, तो वो लोग भी इसके अंदर रहेंगे। तो कॉम्पिटिशन तो अच्छे लेवल का रहेगा। सबसे पहले जो बच्चा है, फ्रेशर है, जो बिगिनर है अभी, वो क्या करे कि भाई थोड़ा सा रिसर्च कर लो, है ना। मतलब जहां कहीं भी आपको कंटेंट सही लगता है तो सबसे पहले आप लोग क्या करना है, अपनी फैकल्टीज को पकड़िए, ठीक है। मतलब आपको क्या करना है, फैकल्टीज को पकड़ना है बेसिकली, फैकल्टी जिसके थ्रू आपको क्या करना है, पढ़ना है, जिनसे पढ़ना है बेसिकली, है ना। और अभी देखो ये मत सोचना कि सर मैं सेल्फ स्टडी कर लूँ, तो सेल्फ स्टडी वाला टाइम एक तरह से बोल सकते हैं कि निकल चुका है ना। कि बहुत, क्योंकि सेल्फ स्टडी में बहुत सारी चीज़ें आपको खुद से मतलब करनी पड़ेगी, है ना, और बहुत सारी रिसर्च वगैरह करनी पड़ेगी, तो उतना टाइम नहीं बचता है सर, है ना, उसमें टाइम लगता है फिर। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले तो एक किसी भी फैकल्टी को पकड़िए जिससे आप लोग पढ़ना चाहते हैं, ठीक है। और हर एक सब्जेक्ट की होना चाहिए, ठीक है। जैसे आपको क्वांट किससे पढ़ना है, ठीक है, रीजनिंग किसके थ्रू पढ़ना चाहते हो, इंग्लिश आप किससे कवर करना चाहते हो, जी आप किससे कवर करना चाहते हो,
उसके अलावा जो भी प्रोफेशनल नॉलेज की अगर बात कर ले तो जिस किसी स्ट्रीम से आप बिलोंग करते हो तो उस स्ट्रीम के बेस्ट फैकल्टी को देखिए, उनके साथ अपनी प्रिपरेशन शुरू करिए। पहले थोड़ा सा पढ़ के देख लो कि हाँ यार इनका समझाया वो समझ में आ रहा है या फिर नहीं आ रहा है। सारी फैकल्टीज़ की क्लासेस आपको यूट्यूब पर मिल जाएगी। इस प्लेटफॉर्म की बात करो, किसी और प्लेटफॉर्म की बात कर लो, ठीक है, सब फैकल्टीज़ की क्लासेस आपको मिल जाएगी। उनसे पढ़िए, थोड़ा पढ़कर समझने की कोशिश करिए। अगर आपको समझ में आ रहा है तो उनकी क्लासेस को लीजिए, ठीक है, और उनके फाउंडेशन बैचेस को ले लीजिए, राइट, फाउंडेशन बैचेस को ले लीजिए, उनके साथ अपनी पढ़ाई को पढ़ना शुरू कर दो बेसिकली, ठीक है। क्योंकि दोस्तों देखो, ये सब्जेक्ट्स जो है ना जितने भी है, जैसे क्वांट की बात कर ले, रीजनिंग की बात कर ले, ये दोनों तो ऐसे प्रैक्टिस वाले सब्जेक्ट्स हैं और इनको आराम से क्वालिफाई किया जा सकता है। लेकिन बस आपको थोड़ा सा ना राइट रिसोर्सेज के साथ अपनी प्रिपरेशन को करना पड़ेगा, ठीक है। चीजें वहां से पढ़ो जहां से आपको समझ में आ रहा है सबसे पहले। तो ये पार्ट तो आपको करना है, फैकल्टी को पकड़ो और उनके साथ फिर अपनी प्रिपरेशन की कहानी शुरू करो, राइट। अब उसके अलावा जो एक पार्ट सबसे ज्यादा आपके लिए क्रूशियल हो सकता है वो होता है टाइम मैनेजमेंट का, कि सर मैं टाइम को किस तरह से मैनेज करूं। क्योंकि जो फ्रेशर बच्चे रहते हैं उन्हें बहुत सारी दिक्कतें रहती है ना। बहुत सारा टाइम या तो आप लोग सिर्फ यूट्यूब की क्लासेस देखने में लगा देते हो या फिर पेड वाली क्लासेस देखने में लगा देते हो पूरा का पूरा टाइम, है ना। फिर बोलते हो सर प्रैक्टिस के लिए हमारे पास टाइम ही नहीं बचता है, पूरे दिन क्लास चलती रहती है, क्या करें हम। तो ये बड़ा गड़बड़ वाला मामला है। तो आपको टाइम मैनेजमेंट दोस्तों सीखना पड़ेगा, ठीक है। अब टाइम मैनेजमेंट के अंदर देखो, सबसे पहली चीज जो आपको ध्यान रखनी है वो क्या ध्यान रखनी है कि मुझे अपनी टाइम को किस तरह से मैनेज करना है, किस किस के बीच में। सबसे ज्यादा बच्चे दो चीज में के बीच में फंसते हो आप लोग। सबसे ज्यादा आप जो फंसते हो दो पार्ट्स के बीच में फंसते हो, ठीक है। दो पार्ट्स के बीच में कौन कौन सा, देखो, एक को होता है हमारे पास क्या है कि हम सपोर्ट स्टडी पढ़ रहे हैं। सपोर्ट स्टडी का मतलब क्या हो गया, आप यूट्यूब से पढ़ रहे हो, पेड क्लासेस से पढ़ रहे हो, ठीक है। तो ये सपोर्ट स्टडी वाला पार्ट हो गया, जहां से आप सिर्फ स्क्रीन से देख रहे हो कि क्वेश्चंस लगा रहे हो या फिर जो भी पार्ट आप कर रहे हो वो पढ़ रहे हो सिर्फ वहां से, है ना। लेकिन प्रैक्टिस तो जरूरी ना दोस्तों। तो देखो, सबसे पहला जो आपके पास बनता है वो कौन सा पार्ट बनता है भाई, सपोर्ट स्टडी वाला, है ना। सपोर्ट स्टडी वाला बनता है। और एक बनता हमारे पास कौन सा, कि भाई मैं कौन से करूं, सेल्फ स्टडी वाला पार्ट करूं सर, है ना। एक सपोर्ट का बन गया, दूसरा किसका बन गया, हमारे पास सेल्फ स्टडी का बन गया, राइट। तो सपोर्ट स्टडी में कितना टाइम देना है और सेल्फ स्टडी में कितना टाइम देना है। सो देखो यार, सिंपल सी बातें हैं, बहुत सिंपल सी कंडीशन है। जैसे अगर मैं बात करूं सबसे पहले क्वांट की, है ना, क्वांट वाला जो पार्ट है, राइट। तो क्वांट आप जहां जहां से भी पढ़ रहे हो बेसिकली, है ना, तो 1-1.5 घंटे या फिर 2 घंटे की क्लास आपकी रहती है। आप यूट्यूब से करोगे 1 घंटा प्रैक्टिस, वो तो प्रैक्टिस वाले सेशन में चला जाएगा। पढ़ना है हमें बेसिकली, तो 1 घंटे की क्लास होती है ना। तो 1 घंटा आपने यहां से पढ़ लिया, तो कम से कम सेल्फ स्टडी वाला जो पार्ट आपके पास है वो 1 से 1.5 घंटे का आपको इधर देना ही देना है। कम से कम 1 से 1.5 घंटा आपको देना है, ठीक है। उसी तरह से दोस्तों अगर अदर सब्जेक्ट्स की अगर बात करें, जैसे रीजनिंग वाला पार्ट हो गया हमारे पास, रीजनिंग, तो रीजनिंग के अंदर भी क्या 1 घंटे की क्लास होगी आप लोगों की। 1 घंटे क्लास करने के बाद में आप लोग 1 से 1.5 घंटा आप लोग क्या करेंगे, उसकी प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। उसी तरह से देखो, ये जो 2 सब्जेक्ट्स हैं आप लोग के, ये प्रैक्टिस मांगते हैं, ये प्रैक्टिस मांगते हैं, ठीक है। या बच्चे बोलते हैं सर हमारी स्पीड नहीं बन रही, तो भाई स्पीड के लिए आपको थोड़ा काम करना पड़ेगा उस पर, है ना। ये 2 सब्जेक्ट्स ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जिनके अंदर आपको क्या करना है, पेन पेपर का यूज करना है, अच्छे से घिसना है। पजल है तो पजल को भी घिसना पड़ेगा, देखना पड़ेगा कैसे कैसे पजल बन रही है, सिटिंग अरेंजमेंट किस तरह से अरेंज करना है। क्वांट के अंदर आओगे, स्पीड मैथ करना पड़ेगा, नंबर सीरीज हो गई, सिंप्लीफिकेशन हो गया, अप्रोक्सीमेशन हो गया, अर्थमेटिक वाला पार्ट हो गया, डीआई वाला पार्ट हो गया हमारे पास में। तो ये 2 सब्जेक्ट्स ऐसे हैं जो आपकी मेहनत और मांगते हैं भैया कि दो इनको टाइम दो अच्छे से, ठीक है, क्लियर। तो जितना टाइम आप दोगे इनके अंदर दोस्तों उतना ज्यादा बेटर होगा। क्योंकि देखिए हर साल क्या हो रहा है कि एसओ के अंदर ना कट ऑफ वाला जो पार्ट है वो इंक्रीज होते चल रहा है यार। कट ऑफ मतलब ऐसा बहुत कम नहीं जाती है, एक अच्छी खासी कट ऑफ जाती है, और अच्छी खासी कट ऑफ सेक्शनल भी और ओवरऑल भी, दोनों को हमें मैनेज करना है। तो उसके लिए अपना 100% देने की जरूरत है। कभी भी ये मत सोचना कि मैं कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कर लूँ तो मेरा सिलेक्शन हो जाएगा, नहीं, अभी समय है आपके पास में, ठीक है। तो जब तक समय है तो मेहनत कर लो, राइट। किसी भी शॉर्टकट्स के पीछे मत भागो बिल्कुल भी, है ना। अपने बेसिक्स पर काम करो, फंडामेंटल्स को बेसिकली आप लोग क्या करें, स्ट्रॉन्ग करें, है ना। हमेशा देखो, आपको कुछ पॉइंट्स पर हमेशा काम करना चाहिए कि सबसे पहले अपनी कॉन्सेप्चुअल जो कॉन्सेप्ट वाली पार्ट रहती है, कॉन्सेप्ट्स को आपको बेहतर करना है ना। अपनी जो अप्रोचेस है बेसिकली उनको सुधारना है आपको। क्योंकि देखिए कॉन्सेप्ट अगर आपके बेहतर हो गए, राइट, उसके अलावा फिर आपने क्या कर लिया, अपनी अप्रोचेस को सुधार लिया कि मैं क्वेश्चंस को ऐसे भी बना सकता हूँ, ऐसे भी बना सकता हूँ। पजल वाला पार्ट है तो मैं इसको ऐसे भी अप्रोच कर सकता हूँ, पजल को मैं ऐसे भी बना सकता हूँ, आपको तरीके आ गए वो, ठीक है। उसके अलावा आपको एक पार्ट और ध्यान रखना पड़ेगा, मुझे एक्यूरेसी वाले पार्ट पर काम करना पड़ेगा, ठीक है, कि सर मुझे कॉन्सेप्ट्स, अप्रोचेस के साथ साथ मुझे एक्यूरेसी, ये तीनों जो पार्ट्स है वो हर सब्जेक्ट के लिए इंपॉर्टेंट है दोस्तों। क्योंकि एक्यूरेसी रखना इसलिए जरूरी है क्योंकि हमारे इस एग्जामिनेशन में नेगेटिव मार्किंग होती है, और जहां पर नेगेटिव मार्किंग है वहां पर फूक फूक के कदम रखना बहुत जरूरी है आप लोगों के लिए,
क्लियर है? तो करना क्या है आप लोगों को कि मुझे इन सब बात पर तो फोकस करना है। तो मैंने क्या करा कि एक एक घंटे जैसे क्वांट की क्लास करी मैंने, और उसके बाद में उसी जैसे जो टॉपिक आपने यहाँ पर किया होगा, जो भी टॉपिक आपने किया होगा, ठीक है, उस टॉपिक की आपको क्या करनी है, प्रैक्टिस करनी है। जो भी टॉपिक आपने यहाँ पर किया होगा उस टॉपिक की क्या करनी है, आपको प्रैक्टिस लगानी। सर प्रैक्टिस कहाँ से लगा ले यार? देखो प्रैक्टिस के लिए आप लोग ना बुक वगैरह ले सकते हो, जैसे एस सीरीज की बुक है, एस क्वांट है, एस रीजनिंग है, एस इंग्लिश है ना, अड्डा 24/7 की बुक से वो बेस्ट है। उसके साथ साथ आप लोग क्या कर सकते हैं कि मैं क्या करूं, एप्लीकेशन ऐप डाउनलोड कर लूं अड्डा 24/7 का, जहां पर क्विजेस के साथ में अपनी प्रैक्टिस बना सकता हूं। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा कि मुझे जिस टॉपिक को पढ़ रहा हूं मैं उसी दिन सेम डे उसकी प्रैक्टिस करना जरूरी है। अगर मैं 1 घंटा क्लास में पढ़ रहा हूं तो 1 से 1.5 घंटा मैं उस सब्जेक्ट की प्रैक्टिस करूंगा, दैट्स इट। क्लियर है? ये आपका नियम बना लो, बेसिकली नियम बना लेना अपने को, है ना। चलिए अब दोस्तों देखो, उसके अलावा अगर बात कर ले, किसकी, इंग्लिश वाला पार्ट हो गया, इंग्लिश, है ना। देखो भाई इंग्लिश जो है ना, एफ वाले बच्चों को बहुत परेशान करती है, इंग्लिश वाकई में परेशान करती है, और भी जो अदर स्ट्रीम्स के बच्चे हैं उनको भी परेशान करती है। पर चक्कर ये रहता ना कि जैसे आप में से कई सारे बच्चे ऐसे होंगे जो हिंदी मीडियम बैकग्राउंड से बिलोंग करते हैं, है ना, और हिंदी मीडियम वाले बच्चे के लिए इंग्लिश बहुत बड़ा सरदर्द रहता है। लेकिन यार दोस्त, ऐसा है कि इंग्लिश का जो कट ऑफ है, एक तो ये थोड़ा सा ज्यादा कट ऑफ जाता है, अगर पिछले साल को देखा जाए ना, तो बाकी अदर सब्जेक्ट से इसका थोड़ा सा ज्यादा कट ऑफ चला जाता है, पहली बात। दूसरी बात, पढ़ना तो पड़ेगा दोस्त, है ना, और पढ़ना पड़ेगा तो इसके अंदर भी सेम कहानी है कि आप जिस किसी फैकल्टी से पढ़ रहे हो, है ना, तो उनकी क्लास अगर आपने 1 घंटे करी तो कम से कम 1 से 1.5 घंटा तो दो आप इसको भी, 1 से 1.5 घंटा आपको देना ही देना है, एट एनी कॉस्ट देना पड़ेगा, उसमें कुछ नहीं कर सकते, है ना। तो देखो ये कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो 3 3 6 7 8, है ना, वही मतलब हमने बोला भी 6 से 8 घंटे का टाइम ड्यूरेशन आपका बन जाएगा, 6 से 8 घंटे जो है आपको कम से कम देने पड़ेंगे, राइट। और ऐसे ही पार्ट किसके साथ होता है दोस्तों, जी वाले पोर्शन के साथ, जनरल अवेयरनेस वाला जो पार्ट है। तो इसके अंदर भी आप लोग 1 घंटा पढ़ोगे, है ना, और इसकी तो प्रैक्टिस तो क्या करना है, इस पर क्विजेस लगाना है यार, बेसिकली इस पर क्या करना है, क्विजेस लगाएगा। करंट अफेयर्स वाला पार्ट है ना, जनरल अवेयरनेस वाला जो पार्ट है, करंट अफेयर्स वाला पार्ट है, ठीक है। जो एएफओ के लिए अगर देखा जाए तो एग्रीकल्चर रूरल डेवलपमेंट पर थोड़ा सा ज्यादा फोकस करता है, बाकी अदर सब्जेक्ट्स के लिए तो करंट अफेयर्स वाला पार्ट है। क्योंकि देखिए ये जो पार्ट आपके पास है ना, ये जो करंट अफेयर्स वाला पार्ट है, जी वाला पार्ट है, ये सिर्फ 2 ही स्ट्रीम्स के लिए आता है, एक राजभाषा अधिकारी के लिए आता है मेनली, एक लॉ ऑफिसर के लिए आता है ना। तो लॉ ऑफिसर वाले बच्चे, राजभाषा अधिकारी वाले बच्चे, जितना भी करंट अफेयर्स रिलेटेड होगा वो आपको सब कुछ पढ़ना है। टाइम इसके अंदर भी यार उतना ही रखिएगा, 1-1.5 घंटे आपने क्लास करी, 1-1.5 घंटे की प्रैक्टिस करी आप लोगों ने, ठीक है। जहां से जिस फैकल्टी से आप लोग कर सकते हो उन सभी के साथ आपको सेम वे में प्रैक्टिस करनी है, प्रॉपर वे में, ठीक है। अब दोस्तों इन सब्जेक्ट्स को तो हमें क्या करना है, रेगुलर बेसिस पर, इनकी क्लासेस तो रेगुलर होगी आपकी, जब आप फैकल्टीज को देख लोगे, किसी सोर्स का सिलेक्शन कर लोगे, तो रेगुलर बेसिस पर आप इन सारी क्लासेस को करने वाले हो, ठीक है। अब बात हमारे पास अटक जाती है प्रोफेशनल नॉलेज की। तो मेरे भाई जो प्रोफेशनल नॉलेज का पार्ट है, हमें पता है कि अपना जो एग्जामिनेशन है वो नवंबर में है ना, नवंबर में एग्जामिनेशन है, तो समय तो काफी सारा है अपने पास, समय तो काफी सारा है मेरे पास। तो क्या मैं तभी पढ़ूंगा प्रोफेशनल नॉलेज को? बिल्कुल नहीं। बात के लिए बचा के मत रखो। आप लोग क्या करो, ज्यादा कुछ नहीं तो कम से कम या तो सैटरडे में या फिर संडे में, है ना, सैटरडे में या फिर संडे में, अरे थोड़ा बहुत टाइम तो बचेगा ना, 2 घंटे 3 घंटे जितना भी दे सकते हो आप लोग, तो उस टाइम पर आप लोग क्या करो, प्रोफेशनल नॉलेज को अच्छे से घोटो, ठीक है। सैटरडे संडे का आपने टाइम दे दिया किसको, प्रोफेशनल नॉलेज को, क्योंकि वो भी जरूरी है, आपके मेंस के लिए जरूरी है, आपके इंटरव्यू के लिए भी जरूरी है ना। तो हम उसको इग्नोर नहीं कर सकते बेसिकली। तो ये वाला पार्ट तो अब इसी वे में लेके चलो दोस्तों, है ना। और यार देखो बिल्कुल पॉसिबल है, इतना मतलब बहुत ज्यादा वो नहीं है कि मतलब रॉकेट साइंस है इसके अंदर कि कुछ नहीं कर सकते, बिल्कुल कर सकते हो, ठीक है। हम लोग इतने ज्यादा डम नहीं है ना, एकदम इतनी बैल बुद्धि वाली हरकत नहीं है अपनी कि थोड़ा बहुत भी अगर नहीं, मतलब थोड़ा बहुत भी अगर हम पढ़ लें और वो भी अगर नहीं क्वालिफाई कर पाए तो ऐसा नहीं होता है ना दोस्त, ठीक है। बिल्कुल कर लोगे आप लोग। और देखो यार चीजें सिंपल है, आसान है, बस ये कि थोड़ा सी मेहनत अपने को करनी पड़ेगी, बिना मेहनत के कुछ नहीं मिलता है, सिंपल और सीधी बात है। अगर मेहनत करोगे तो रिजल्ट मिलेंगे, नहीं मेहनत करोगे तो फिर कुछ नहीं मिलने वाला है। जो पिछला साल निकला वैसा ये साल भी निकल जाएगा और कहानी खत्म हो जाएगी फिर अपनी, ठीक है, राइट। तो ज्यादा सोचना नहीं है, काम करना शुरू करना है। जैसे जैसे काम करना शुरू करोगे वैसे वैसे उसके रिजल्ट आपको पॉजिटिव वे में मिलना शुरू हो जाएंगे बेसिकली, ठीक है, राइट। लेकिन हाँ, काम करना शुरू करो उस पर। अगर क्वांट नहीं आता है तो ये मत बोलो कि क्वांट मेरा वीक है, क्वांट मेरा वीक है, तो वीक बोलने से कुछ थोड़ी ना होगा, क्या होगा, उससे कुछ नहीं होने वाला है, वो जैसा है वैसा ही रहेगा। हाँ, लेकिन उस पर अगर काम करना शुरू कर दिया आपने, थोड़े थोड़े फंडामेंटल्स को स्ट्रॉन्ग करना शुरू कर दिया, थोड़े सिंप्लीफिकेशन लगाए, अप्रोक्सीमेशन सीखा अपन ने, नंबर सीरीज लगाई, क्वाड्रेटिक लगाया, अरिथमेटिक थोड़ा सीखा, डीआई थोड़ा सीखा, काम बन जाएगा आपके पास, निकल जाएगा एग्जामिनेशन। बाद में थोड़ी ना कुछ करना है। देखो सबसे अच्छी बात यह है कि ये जो एग्जामिनेशन हो रहा है,
इसके क्लियर होने के बाद में कोई नहीं पूछने वाला कैसे निकाला है, बस निकाल दिया एग्जाम, बात खत्म हो गई, है ना। हम जिस स्ट्रीम से बिलोंग करते हैं, हम जिस फील्ड में बिलोंग करते हैं, जिसमें हमने अपना ग्रेजुएशन किया है, हमें उसी फील्ड में अपना काम करना, आगे बात खत्म। लेकिन फिलहाल के लिए अपने को पढ़ना जरूरी है, क्योंकि हमें एग्जाम क्वालिफाई करना है, ठीक है। और जो एग्जाम की डिमांड है उसको फुलफिल करना दोस्तों जरूरी होता है। क्लियर है? तो यह चीज ध्यान रखिएगा कि आप इतना टाइम देना पड़ेगा यार, क्योंकि अभी जो टाइम बचा है हमारे पास, इतना टाइम तो जरूरी है इसके अंदर, ठीक है। ये आराम से आप लोग दे सकते हो। अब दोस्तों इसके बाद में एक, कभी कभी आपके दिमाग में ये भी आ रहा होगा कि सर मैं मॉक टेस्ट वगैरह कब से शुरू कर दूं, है ना, क्विजेस वगैरह कब से लगाना शुरू कर दूं बेसिकली। तो देखो एक सिंपल सी बात है कि यार जैसे अगर आप लोग मॉक टेस्ट को लेकर अगर बात करोगे, मॉक टेस्ट को लेकर, है ना, मॉक टेस्ट, तो मॉक टेस्ट लगाने से काम नहीं चलेगा, हमें मॉक टेस्ट को क्या करना पड़ेगा, प्रॉपर एनालिसिस भी करना पड़ेगा, ठीक है। तो जैसे हमने सबसे स्टार्टिंग में कहा था कि भाई सिलेबस पर थोड़ा फोकस कर लेना, राइट। तो सिलेबस का जो पार्ट है आपके पास, सिलेबस का जो पार्ट है, अगर वो 40 से 50% आप लोगों ने कंप्लीट कर लिया है ना, मतलब 40 से 50% के आसपास का अगर आपने सिलेबस एक तरह से कंप्लीट कर लिया है, ठीक है, और आप लोगों ने क्विजेस पर काम करना शुरू कर दिया है ना, जो क्विजेस वाला पार्ट है, क्विज जो अड्डा 24/7 का अपना एप्लीकेशन है पे, वहां पर जो क्विजेस आती है, क्विजेस पर आपने काम करना शुरू कर दिया है कि क्विजेस पर आपकी थोड़ी अच्छी स्ट्रेंथ बनने लगी है ना, टाइमली आपसे क्वेश्चन सॉल्व होने लगे हैं। सेक्शनल मॉक जो थे आपने उस पर काम करना शुरू कर दिया है, ठीक है। टॉपिक वाइज टेस्ट जो थे, टॉपिक वाइज, है ना, जो टॉपिक वाइज टेस्ट थे आपने इनको लगाना शुरू कर दिया है। तो अगर इन सब पर आपकी थोड़ी कमांड अगर बनने लग गई, इन सब पर थोड़ी कमांड बनने लगी ना दोस्तों, तो उसके बाद में आप जा सकते हो किसकी तरफ, टेस्ट की तरफ, है ना, जो मॉक टेस्ट का पार्ट है ना, मैं उस पर जा सकता हूं बेसिकली, ठीक है। तो थोड़ा कॉन्फिडेंस बनेगा फिर आपका ना, कि अगर आपने इन सब पर काम कर लिया है तो फिर आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, तो आप लोग मॉक टेस्ट के ऊपर जा सकते हो फिर आराम से, ठीक है। तो वहां फिर आप लोग के देखो, अगर आपने 40 से 50% का सिलेबस कंप्लीट किया है, तो कुछ क्वेश्चन बनेंगे, कुछ नहीं बनेंगे, कुछ छूटेंगे, लेकिन एक कॉन्फिडेंस तो रहेगा कि यार मेरे से चीजें बन रही है ना, मेरे से चीजें बन रही है। फिर धीरे 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 करके जैसे मॉक टेस्ट लगाना शुरू करते चलोगे आप लोग, फिर धीरे धीरे करके आपका जब पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, तो आपके अंदर एक अलग ही आग रहेगी कि यार मेरे को मॉक टेस्ट लगाना तो आता है। ये इंतजार मत करना बिल्कुल भी कि मेरा पूरा सिलेबस कंप्लीट होगा उसके बाद में मॉक टेस्ट लगाना शुरू करूंगा, तो ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। मॉक टेस्ट लगाना शुरू कर देना 40 से 50% के सिलेबस के बाद ही, है ना। उसी टाइम पर आपको समझ में आने लगेगा कि यार ये टॉपिक मेरा हो चुका है, इस टॉपिक के तो क्वेश्चन मेरे से बनना ही चाहिए। अगर उस टॉपिक के क्वेश्चन नहीं बन रहे हैं तो उस टॉपिक को फिर देखो कि कौन सी चीजें आपने मिस कर दी है, कौन सी चीजें आपसे नहीं बन रही है ना। क्योंकि मॉक टेस्ट लगाने के बाद में उसका प्रॉपर एनालिसिस करना बहुत जरूरी होगा दोस्त। सिर्फ मॉक टेस्ट लगाने से काम नहीं चलेगा, मॉक टेस्ट लगाओ, मॉक टेस्ट लगाने के बाद में उसका एनालिसिस करो, अपनी गलती पहचानो कि मैं क्या गलती कर रहा हूं इसके अंदर, ऐसी कौन सी गलती है कि जो मिस्टेक्स है जो मैंने करी इसके अंदर, जो मुझे नहीं करना चाहिए। और हर मॉक टेस्ट के बाद में उन गलतियों पर काम करना है, उनको सुधारना है धीरे धीरे करके, है ना। तो ये एक प्रोसेस रहता है बेसिकली, ठीक है। और यार देखो हो जाएगा, ठीक है, बस खुद पर भरोसा रखो और जिस किसी फैकल्टी को आप फॉलो कर रहे हो उन पर भरोसा रखो, ठीक है। टू वे कम्युनिकेशन रखो, चीजें हो जाएंगी आराम से, कुछ नहीं है। हर साल बहुत से बच्चे निकालते हैं, आप ही जैसे बच्चे निकालते हैं एग्जामिनेशन को। कई सारे बच्चे ऐसे 21-22 साल की उम्र में वो एसओ बनकर बैठे हैं ना, क्योंकि ग्रेजुएशन किया, उसके बाद में थोड़ा कोर्स वर्क ज्वाइन किया, प्रिपरेशन करी, एग्जाम क्वालिफाई हुआ, सिलेक्टेड, कहानी खत्म। 22 साल की उम्र में स्पेशलिस्ट ऑफिसर बन के बैठे हैं, है ना। तो आप लोग भी कर सकते हो, ऐसा कुछ नहीं कि नहीं होगा, हो जाएगा। बस ये कि पढ़ाई करनी पड़ेगी, मेहनत करनी पड़ेगी, सिंपल सी बात है ना। तो ये चीजें हैं, मॉक टेस्ट लगाना शुरू कर सकते हो। अब दोस्तों एक बात जो थोड़ी सी आपको मोटिवेट कर सकती है ना, देखो अगर आईबीपीएस एसओ की अगर बात करें तो भाई साहब सैलरी काफी बढ़िया मिलती है यहाँ पर, वर्क लाइफ बैलेंस है, सबसे बढ़िया वर्क लाइफ बैलेंस है आपके लिए, बहुत बढ़िया, ठीक है। लॉन्ग टर्म ग्रोथ भी इसके अंदर, जैसे एसओ के बाद में आप आगे भी ग्रोथ होगी आप लोगों की, है ना। ऐसा नहीं कि बस एसओ पर ही आके रुक गए क्या, क्योंकि ये तो जूनियर मैनेजमेंट स्किल 1 पर रहेगा ना आप लोग, और लेकिन आगे अगर आपके लिए बहुत सारे ऑप्शंस मिलेंगे आगे बढ़ने के लिए आपके पास, है ना। उसके अलावा स्पेशलाइज्ड करियर इन पब्लिक सेक्टर बैंक, मतलब जिस स्ट्रीम में आपने अपना ग्रेजुएशन किया है उसी फील्ड में आप लोग काम करने को मिलेगा बेसिकली, है ना, ठीक है। जॉब सिक्योरिटी तो है दोस्तों यहाँ पर आप लोगों के पास, और ये सबसे अच्छी बात हमें लगती है कि अ चांस टू यूज योर एजुकेशनल बैकग्राउंड, आपका जो एजुकेशनल बैकग्राउंड था उसको आप लोग क्या कर पाओगे, अच्छे से यूज कर पाओगे, यूटिलाइज कर पाओगे। आईटी ऑफिसर वाले जो बच्चे उन्हें जो आईटी में काम मतलब इतना ग्रेजुएशन जो किया है वो आईटी फील्ड में काम करेंगे। एफओ वाले एग्रीकल्चर से जो आपने अपना ग्रेजुएशन वगैरह किया है तो वो एग्रीकल्चर फील्ड ऑफिसर आप बनोगे वहां पर। लॉ ऑफिसर वाले सेम टू सेम, मार्केटिंग ऑफिसर वाले सेम, एचआर वाले सेम, है ना। तो ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है दोस्तों आपके लिए, इसको तो बिल्कुल मिस नहीं करना चाहिए। डेट आपके सामने है, जुलाई के आसपास कहीं ना कहीं नोटिफिकेशन देखने को मिल सकता है,
क्योंकि अगस्त में एग्जामिनेशन है तो जुलाई में वो नोटिफिकेशन आपको दे सकते हैं, जून जुलाई के आसपास, है ना। ठीक है, इस बात का ध्यान रखिएगा। कंसिस्टेंसी इज एवरीथिंग, है ना। ऐसा नहीं कि मोटिवेट होके हमने प्रिपरेशन तो शुरू कर दी लेकिन फिर बीच बीच में, क्योंकि देखो उतार चढ़ाव रहेंगे प्रिपरेशन में, एकदम स्मूथ रास्ता नहीं है ये, है ना। कहीं कहीं पर लगेगा छोड़ दो यार, नहीं हो रहा है मेरे से, ठीक है, लेकिन अगर कुछ पाना है तो करना तो पड़ेगी मेहनत, है ना। तो कंसिस्टेंसी दोस्तों जरूरी है इसके अंदर, है ना। इस बात पर फोकस करते चले आप लोग। और एक जो लास्ट बात आती है हमारे पास में, जो आपको स्टार्टिंग में भी कही थी, कि कॉन्सेप्ट्स, एक्यूरेसी और अप्रोचेस, इन तीनों पर काम करिएगा शुरुआत में। जैसे क्वांट और रीजनिंग के अंदर बच्चे बोलते हैं कि सर मेरी स्पीड नहीं आ रही, तो स्पीड पर भागने की जरूरत नहीं है, आप इन तीनों चीजों पर काम करो, स्पीड ऑटोमेटिकली डेवलप होती चली जाएगी, स्पीड ऑटोमेटिकली बनेगी आप लोगों की, उस पर थोड़ा टाइम लगेगा, है ना। और रिसोर्सेज की अगर बात कर ली तो रिसोर्सेज में आप लोग अपने एंड से भी एक्सप्लोर करो चीज़ों को। दूसरी चीज़ कि हमारा जो यूट्यूब चैनल है इस पर कई सारी चीज़ें आपको मिल जाएगी, है ना। उसके अलावा आप लोग बुक फॉलो कर सकते हो, एस क्वांट की जो बुक है, जैसे अगर हम लोग रिसोर्सेज पे अगर बात कर ले, जो रिसोर्सेज की अगर बात कर ले, रिसोर्सेज वाला पार्ट, ठीक है, तो सबसे पहला तो अपना वाईटी चैनल, अपना यूट्यूब चैनल है ना, इस पर आपको क्लासेस मिल जाएगी हमारी, वो देख लीजिएगा, ठीक है। और या फिर आप अदर फैकल्टी की जो भी देखना चाहे वो देख सकते हैं। उसके अलावा दोस्तों बुक्स, तो यार देखो बुक्स में तो क्या कर सकते हो आप लोग, एस सीरीज की जो बुक्स है, एस सीरीज की जो बुक्स है, ठीक है, चाहे वो क्वांट की हो, रीजनिंग की हो, इंग्लिश की हो, है ना, तो ये आप लोग ले सकते हो प्रैक्टिस के लिए। प्रैक्टिस के लिए जरूरी है आपके पास ये होना चाहिए बुक, है ना, कि मतलब स्क्रीन स्क्रीन देख देख के ना बहुत ज़्यादा कभी कभी मतलब वो चीज़ें खराब हो जाती है, आंखें खराब कर लोगे, ठीक है। लेकिन थोड़ा सा ना अपने पास बुक्स वगैरह भी होना चाहिए, तो एक अलग टच आता है उस बुक से भी। तो ये बुक्स आप प्रेफर कर सकते हो, ले सकते हो। नहीं तो आप जैसे चैंपियंस रीजनिंग है, दक्ष क्वांट है, वैसी बुक भी आप लेना चाहो तो ले सकते हो प्रैक्टिस पर्पज से, ठीक है। तो ये चीज़ हो जाएगी हमारे पास में। उसके अलावा दोस्तों अगर आप लोग अडर 24/7 के कोर्सेज में इनरोल करना चाहो तो वो भी बेस्ट ऑप्शन बन जाता है आपके लिए, है ना। डेट लगी हुई है एग्जामिनेशन की आपकी, है ना, तो अगर आप अड्डा 24/7 के साथ भी जुड़कर अपनी प्रिपरेशन करना चाहो तो वो भी एक आपके पास अच्छा ऑप्शन बन सकता है। क्लियर। अब देखिए एक सिंपल सी बात है कि प्रॉपर प्रिपरेशन पुअर प्रिवेंट्स पुअर परफॉर्मेंस। सो अगर आप लोग एसओ को प्रिपेयर करना चाहते हो हम लोगों के साथ में, तो क्या कर सकते हो, आप एसओ के बैचेस में भी एनरोल कर सकते हो। आप सभी को एक बात पता होगी कि आज का दिन काफी ज्यादा स्पेशल है। आज क्या है, श्री हनुमान जन्मोत्सव है, ठीक है। तो आप सभी को श्री हनुमान जन्मोत्सव की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। साथ साथ ही हमारे जितने भी महापैक्स है उन पर आपको अभी 80% का फ्लैट डिस्काउंट मिल रहा है, लेकिन ये जो डिस्काउंट है आपके पास वो 81% का दोस्तों हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 81% का डिस्काउंट हो जाएगा, और 4x वैलिडिटी आपको मिल जाएगी। इसके साथ साथ ही फ्री गिफ्ट आपको मिलेंगे हर परचेस के साथ में, है ना। लेकिन आपको जो रेफरल कोड यूज करना है वो होना चाहिए Y710। इस रेफरल कोड का यूज करके आप एनरोल कर सकते हो हमारे कोर्सेज में। कैसे एनरोल करना है, लेट मी शो यू, एक बार जरा दिखा देते हैं। देखिए उसके लिए आपको करना क्या होगा दोस्तों, जस्ट अ मिनट, एक मिनट दीजिएगा बस। आप लोग सबसे पहले विजिट करोगे अपने अड्डा 24/7 की वेबसाइट पर, है ना। फर्स्ट लिंक पर क्लिक कर लीजिएगा, आप लोग जाएंगे ऑल कोर्सेज में, लेफ्ट हैंड साइड को स्क्रॉल डाउन करके रेगुलेटरी बॉडीज इन एसओ आएगा, यहां पर आपको कई सारे एग्जाम्स दिखेंगे, इसी में नजर आएगा आईबीपीएस एसओ, ठीक है। तो आईबीपीएस एसओ के दोस्तों ये बैचेस है ना, ये 3 अप्रैल से आप लोग के बैचेस स्टार्ट हो जाएंगे नए वाले। तो आप लोग इसमें व्यू ऑल करके अपने बैचेस को देख सकते हो, ठीक है। लीगल ऑफिसर का बैच है, आईटी ऑफिसर का बैच है, इसी तरह से आप लोग मार्केटिंग ऑफिसर का देख सकते हो, एचआर ऑफिसर का देख सकते हो, ठीक है। तो ये बैचेस हैं आप लोग के, जिस किसी स्ट्रीम से आप लोग ज्वाइन करना चाहें। लेट सपोज कि आप आईटी वाले बच्चे जो है आईटी से ज्वाइन करने वाले हैं, तो आपको इस पर क्लिक करना है इस तरह से, है ना। आप बाय नाउ पर जाएंगे, यहाँ एक कूपन कोड लगाना पड़ेगा, इन इंटर कूपन कोड, तो Y710 कूपन कोड ध्यान रखिएगा, Y710, Y710 आपको अप्लाई कर देना इस तरह से। और जैसे अप्लाई करोगे काफी कम प्राइसिंग के साथ ये पैकेज जो है आपको मिल जाएगा, ठीक है। क्लियर। तो रेफरल कोड का विशेष तौर पर ध्यान रखना है, Y710 रेफरल कोड है टू गेट मैक्सिमम डिस्काउंट, है ना। अब दोस्तों इसके अलावा अगर आपको लग रहा है कि सर मुझे एसओ के अलावा अदर एग्जाम्स को भी टारगेट करना, तो बेस्ट ऑप्शन फिर क्या है, बैंक महापैक प्लस, जिसमें आप लोग एडमिशन ले सकते हैं, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, बाकी मिलेंगे दोस्तों अगले सेशन में। कोई भी डाउट हो, क्वेरी हो, कमेंट बॉक्स में जरूर से बताइएगा। लेकिन आप लोग कर सकते हो, अभी भी समय है, संभल जाइए। अगर 2026 के एग्जाम को टारगेट करना है तो प्रिपरेशन दोस्तों स्टार्ट करिए, कंफ्यूजन क्रिएट मत करो, बस स्टार्ट करो, ठीक है। चलिए, ऑल द बेस्ट, थैंक यू।